मैं डॉक्टर नईम जफर हूँ और मेरा एक बच्चों का डॉक्टर हूँ और जो बच्चों के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से, उस पर हम आज बात करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन थ्रू पॉजिटिव पेरेंटिंग ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें अगर हम देखें तो 3-4 बड़े मुश्किल से लफ्ज हैं जिनको सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि उन अल्फाज के मानी क्या हैं और हम यहाँ पे उसके क्या मानी ले रहे हैं। नेक्स्ट। जैसे लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का यहाँ पे जो हम मतलब ले रहे हैं वो ये है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि लोगों को रोका गया है घरों से बाहर निकलने के लिए, स्कूलों में जाने से, बिल्डिंग्स से बाहर निकलने के लिए, और शॉपिंग एरियाज बंद कर दिए, इंडस्ट्रीज बंद कर दी हैं। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं जिसमें कि जाहिर है कि एक तरफ बहुत शदीद कर्फ्यू हो जाता है, या एक तरफ जैसे कि पाकिस्तान में निस्बतन ये माइल्ड है, और अगर लोग इसके ऊपर अमल दरामद करें तो ये लॉकडाउन काफ़ी हद तक हमें बीमारी से बचा सकता है। इसके बाद जो हम ये लॉकडाउन हम किस ये कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप सिर्फ क्लिक नीचे करते जाएं, अगर एक दफा हम उसमें स्लाइड शो पे आके और फिर उसको सिर्फ नीचे डाउन एरो से करते जाएं। तो हम ये कर रहे हैं, एक ऊपर और एक ऊपर, 2 ऊपर, एक्चुअली एक और ऊपर। ये लॉकडाउन हम कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। कोविड-19 है असल में वो मर्ज जिसके लिए कि हम सब परेशान हैं। कोरोना वायरस, उर्फ आम में हम इसे कोरोना वायरस कहते हैं, लेकिन हम जो टेक्निकल जबान इस्तेमाल करें तो कोरोना वायरस हमेशा से रहे हैं और हमेशा बच्चों को और बड़ों को जो नज़ला जुकाम खांसी होती है उसके अंदर ये शामिल होते हैं। कभी कभी ये वबाई सूरत इख्तियार, इनमें से कोई नई चीज निकल आती है जो वबाई सूरत इख्तियार करती है, जैसे सार्स था, जैसे मर्स था, या जैसे इस साल चाइना के हुबी प्रोविंस में वुहान सिटी में ये एक नई उसकी वैरायटी आई म्यूटेशन की वजह से, और उस बीमारी का नाम जो है वो रखा गया है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस नंबर 2, जो कि उर्फ आम में फिर उसको कोविड-2 कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 19, यानी 2019 में जो बीमारी और वो कोरोना वायरस की डिजीज थी। नेक्स्ट। इसी तरह जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग की, नेक्स्ट प्लीज, तो पॉजिटिव पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये 3 जो मतलब हम उसको समझेंगे, ये एक ऐसी रिलेशनशिप है माँ बाप और बच्चों में जिसमें कि वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल करते हैं। सिर्फ डांट पीट नहीं होती, सिर्फ उसमें समझाया जाता है। बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि क्या करना है, बल्कि ये बताया जाता है कि कैसे करना है और क्यों। इसका मतलब ये होता है कि उसमें हम बच्चों को खुद कंट्रोल देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे उस कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे और इससे उनमें खुद-एतमादी बढ़ेगी। नेक्स्ट। इसके 3 कंपोनेंट हम आमतौर पे लेते हैं कि जिसका मतलब है कि एक तो सबसे पहले कि हम पॉजिटिव पेरेंटिंग के सबसे पहले जो रूल्स हैं वो सेट कर लेते हैं और ये भी बता देते हैं कि अगर इन रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नुकसान क्या होगा, और फिर वो बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस किया जाता है, बच्चों से बातें की जाती हैं, और फिर अगर जब वो काम होता है तो उसमें गलती अगर कोई हो जाती है तो वो समझाई जाती है, अच्छा होता है तो उसकी तारीफ की जाती है। दूसरी तरफ यह है कि बच्चों के साथ जो उनका डिसिप्लिन उनको समझाना है, उनको हुक्म नहीं दिया जाता या डराया नहीं जाता, बल्कि उनको बताया जाता है कि ऐसा करना उनके अपने डिसिप्लिन के लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है और आइंदा जिंदगी में वो उनके काम आएगा। इसी तरह जो बातें हैं वो 2 वे होती हैं। एक तरफ नहीं होता कि माँ बाप सिर्फ बोलते जाएं, बल्कि ये होता है कि बच्चे जो भी सोच रहे हैं उसको वो उनसे बातें की जाएं, उनसे समझा जाए, और जो बच्चे कई दफा कुछ बात करते हैं तो वो हम माँ बाप अपने ध्यान में नहीं सुन सकते, वो अच्छी तरह उसको समझ के और फिर अपने फैसले करें।
तो ये है पॉजिटिव पेरेंटिंग जिस पे आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो बात हम क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से करेंगे, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन बताते चले कि हमने जो बात करनी है वो बच्चों को महफूज रखना है, उसकी वेलबींग की खातिर, उसकी जो बच्चों के वो हमें पूरे देने को एक मुश्किल हालात से निकालना है, और उसकी जहाँ पे भी अब्यूज या निगलेक्ट का चांस है तो वो बचाना है, और उसको एक ऐसा माहौल फराहम करना है कि जहाँ वो अच्छी तरह डेवलप। ओके, सो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन की ये डेफिनेशन है, और इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये वो मौजू है कि जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट, और बात हमें क्या करनी है, हमारा क्या ख्याल है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमारा ये ख्याल, एक पीछे, हमारा ये ख्याल है कि बच्चों के जो एब्यूज और बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन, पहले जब भी कहीं इमरजेंसी सिचुएशन हुई है, जहां कहीं भी जैसे जलजला आया था, जैसे आईडीपी क्राइसिस आया था, जैसे फ्लड्स आए थे, तो उसमें बच्चों को उनके हकूक नहीं मिले और उनको ज्यादा उनके अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज हुई और वो एक्सप्लॉइट हुए हैं। और इसी तरह हमारा ये खौफ है कि इस दफा भी अगर ये लॉकडाउन जिस तरह लंबा होता चला जा रहा है, और अभी हमें कोई पता नहीं कितना लंबा हो, और इसके साथ जो इकोनॉमिक मसाइल हमें नजर आ रहे हैं, सोशल मसाइल हमें नजर आ रहे हैं, तो बच्चों को और साइकोलॉजिकल और दूसरे अब्यूज होंगे। अब जो अगले 5 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट प्लीज, वो ये है कि हम किस तरह, हमारे कौन कौन से ऐसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज हैं जिनको हमें संभालना है। मसलन मैं एक एक करके उठाता जाता हूं। जैसे हम सेहत की बात करते हैं, सेहत की अगर हम बात करें तो हिफाजती टीके जैसे हम नहीं लगा रहे, और उसके ऊपर हमें आज भी हमारे बच्चों के डॉक्टरों की तंजीम की जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि बच्चों को हिफाजती टीके लगने चाहिए, और जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं वो खुलने चाहिए। अब सेंटर खुल भी रहे हैं लेकिन लोग वहां नहीं आ रहे। इसी तरह जो बच्चों के वजन कर रहे थे, जो बच्चों के न्यूबॉर्न की ख्याल कर रहे थे, माँ की और बच्चे की हिफाजत की बातें थी, बच्चे को दूध पिलाने के, माँ के दूध के हवाले से बातें थी, वो सारे के सारे प्रोग्राम ठप होके रह गए हैं। और तो और, कोई अगर बच्चा बीमार भी हो रहा है तो माँ बाप उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे हैं, अस्पताल नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये एक बच्चे की, और मैं ज्यादा क्योंकि बच्चों की बात करूंगा, लेकिन बड़ों के लिए भी ये सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। इसी तरह बच्चों की खुराक के बारे में भी, क्योंकि अभी दुकानें भी किसी किसी टाइम पे खुलती हैं, जो घर में चीज मौजूद होती है वो दे रहे हैं। एक तरफ तो खैर हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है कि फास्ट फूड और जो जंक फूड है वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाएं जहाँ पे कि खुराक की वैसे ही कमी है, आप देखें कि हमारी पाकिस्तान की तकरीबन यानी 25% आबादी से ज्यादा, जिसका मतलब है 5-6 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनके पास पहले भी खाने को बहुत ज्यादा नहीं। उसके ऊपर आप 3-4 करोड़ वो लोग लगाएं कि जिनके कारोबार बहुत शदीद मुतासर हुआ है और नहीं, तो वो अपने बच्चों को खुराक कहाँ से देंगे। और अगर खुराक मिल भी जाती है तो उसमें वो वाइटामिन नहीं है, वो मिनरल्स नहीं है, वो हमारे पास ख्याल नहीं है। जो लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं वो इन चीजों की तरफ नहीं ध्यान कर रहे। एजुकेशन बच्चों की ऑलरेडी बिल्कुल पहले दिन से उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं, और ये स्कूल बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि अगस्त सितंबर से पहले खुल सकें। तकरीबन 6 महीने की ये छुट्टियां हैं, और ऑनलाइन स्कूलिंग, ये जो जिनके घरों में कंप्यूटर है वहां तो हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में कोई ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं हो रही, होम स्कूलिंग कोई नहीं हो रही, बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो बच्चों की जो तालीम है वो शदीद मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ी खौफनाक बात है वो ये है कि हमें खौफ बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है। जैसे ही हम टीवी ऑन करते हैं, जैसे ही हम सोशल मीडिया ऑन करते हैं, हमारे ऊपर ऐसा खौफ तारी हो जाता है कि जैसे पता नहीं हमने कल बचना है या नहीं बचना। आप यकीन मानो, मेरे पास एक बच्चा आया, कोई तकरीबन 11-12 साल का वो बच्चा था, और वो इंतहाई खौफजदा, दिल की धड़कन इंतहाई तेज थी, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, और उसके माँ बाप यही डर के खौफ से लाए कि ये पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया, इसको कोई बच्चे को दिल का दौरा पड़ रहा है या क्या हुआ है।
जब बच्चे से बात की तो वो कहता है, वो 12 साल का बच्चा, वो कहता है कि सर मुझे तो मैंने तो बचना नहीं है क्योंकि मुझे तो कोरोना हो चुका है। हालांकि उसको कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है। मुझे तो कोरोना हो चुका है, मैं तो मर ही जाऊंगा। डर मुझे इस बात का है कि मेरे से 2 साल छोटा भाई है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे लगता है मैंने उसे भी कोरोना लगा दिया और वो भी मर जाएगा। तो ये खौफ की हालत है हमारे बच्चों में और हमारे बड़ों में, और बहुत ज्यादा खौफ। हमारा ख्याल है कि कोरोना इज इक्वल टू डेथ। तो ये मैं खैर यहीं पे आपको बताता चलूं, बीइंग अ डॉक्टर, कि कोरोना इज नॉट इक्वल टू डेथ। कोरोना में डेथ के केस फेटेलिटी का चांस जो हम बात करते हैं, वो 60 साल से कम उम्र में 100 में से 1 से कम है। हर 100 शख्स जो बीमार होगा उसमें से किसी एक की डेथ होगी, 99 बच जाएंगे। और जिसका मतलब यह है कि अगर बीमार हो भी गए और अगर नहीं बीमार होते तो आप उस कैटेगरी में है ही नहीं। मुल्क की पॉपुलेशन करें तो ये 0.01% की बातें कर रहे हैं। हाँ, जहां लोग 70 साल तक हैं, 65 से ऊपर, वहां ये प्रोपोर्शन 4-5% पे, और जहां 75-80 पे जाते हैं और जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारियां हैं, कैंसर है, वहां ये चांस 8% है। यानी उनमें से भी कोरोना से मरने का, कोविड से मरने का चांस 100 में से 8 को है, बाकी 88-92 ठीक हो जाएंगे। तो ये फेयर नहीं करना। दूसरा जो बच्चों का बहुत ज्यादा खौफ है, वो हम देखते हैं कि बच्चों के घरों में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं वो ये है कि क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे के घर हैं, जहां पूरे पूरे खानदान हैं, बच्चे बड़े एक ही जगह पे सारा दिन सारी रात मौजूद हैं। बड़ों के दरमियान लड़ाइयां लामोहल्ला आजकल ज्यादा हो रही हैं। उसमें मियाँ बीवी की लड़ाइयां भी हैं और मियाँ बीवी की लड़ाई के बाद मारपीट भी है, और बच्चे वो ये सब कुछ देख रहे हैं। दूसरे ये कि बच्चे इस चीज का शिकार भी हो रहे हैं। पहले बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज दिया जाता था जहां वो अपनी एनर्जी लगा के आते थे, आज वो घर में ही खेल रहे हैं, घर में ही छलांगे मार रहे हैं, घर में ही चोटें लगा रहे हैं, घर में ही चीजें तोड़ रहे हैं, और उसी पे उन्हें मारें पड़ रही हैं। माँ बाप जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, और इसलिए वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा चढ़ रहा है। उनको गुस्सा इस बात पे चढ़ रहा है कि उनको पता नहीं है कि कल उनके पास रोजगार होगा। उनको गुस्सा इस बात पे चढ़ रहा है कि उनको पता नहीं कि कल उनके घर में राशन होगा कि नहीं। उनको गुस्सा इस बात पे चढ़ रहा है कि पता नहीं उनका जो अजीज रिश्तेदार बीमार है वो बचेगा कि नहीं। तो वो सारे का सारा खौफ जो है वो बच्चों पे आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर हमें ख्याल करना चाहिए। इसी तरह बच्चों को मारपीट, जिस तरह मैंने कहा, बहुत ज्यादा है। घरों में रखे हुए पॉइजन, दवाइयां, बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे हालात में क्योंकि अनसुपरवाइज्ड हैं, वो बड़ों की दवाइयां खा लेते हैं, वो घरों पे रखे हुए मिट्टी का तेल पी लेते हैं, वो घरों में रखे हुए स्वीप और ये जो डिटर्जेंट्स और ये सारी चीजें हैं, और खास तौर पे आपके जो अब 60% वाले जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ये बच्चे गलती से पी रहे हैं, और इसकी खबरें ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। छोटे बच्चों को लगना ये एक बहुत आम सी बात है। सेक्सुअल अब्यूज बच्चों में, इसमें कोरोना के अंदर भी हमने जो 1-2 अभी तक रिपोर्टें आना शुरू हुई हैं उसमें बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों की जो सेक्सुअल अब्यूज, जो अब्यूजर है वो आमतौर पे उनका जानने वाला होता है, वो उसको ग्रूमिंग करता है, उसके पास उसको ज्यादा टाइम मिल जाता है इंटरनेट के रास्ते, क्योंकि हर कोई आजकल मोबाइल और उस पे है, तो साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा है। और सबसे जो बुरी बात यह है कि उसकी रिपोर्ट कहीं नहीं हो रही। पाकिस्तान में तो वैसे भी रिपोर्टिंग का कोई सिलसिला नहीं है। और जो बच्चे हमारे, जिनके पास सर पे साया नहीं है माँ बाप का, उनके बहुत बुरे हालात हैं। जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे लेबर में जो काम करते हैं, जो कि आजकल काम नहीं कर रहे हैं, उनके घरों में मुश्किल हालात हैं, या जो बच्चे के रह रहे हैं यतीम खानों में और वहां पे, उनके भी बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। लड़कियों के हालात और भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। लड़कियों को एक तो पहले, क्योंकि हमारे इधर जेंडर का एक बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है कि लड़के ने कोई काम नहीं करना और लड़कियों ने सारा काम करना है, तो छोटी छोटी बच्चियों से पूरे पूरे घर के कामकाज कराए जाते हैं खास तौर पे। और फिर दूसरा ये है कि अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो लड़के का तो फिर भी कोई इलाज कर लिया जाता है, लड़कियों का कोई इलाज के लिए उन्हें अस्पतालों में नहीं लेके जा रहे। हम आज भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स की अटेंडेंस है उसमें लड़के ज्यादा आते हैं और लड़कियां कम। ऐसा नहीं है कि वो लड़कियां बीमार नहीं हो रही, उनको लाया नहीं जा रहा।
मुझे अच्छी तरह याद है जलजले के दौरान फौरन फौरन उन्होंने अपने खानदानों की शादियां कर दी बच्चियों की, ताकि उनको महफूज रखा जा सके। 12-12, 13, 14-14 साल की उम्र पे शादियां हुई हैं, और किसी को नहीं पता कि शादी होकर बच्ची कहाँ गई है और उसके बाद उसके साथ क्या सलूक हुआ है। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ बहुत मेजर इश्यूज हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज हैं जो मैं आगे आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो निग्लेक्ट बहुत कॉमन है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों की तरफ, सुपरविजन नहीं है, तो बच्चे उसमें बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो रहे हैं। और खास तौर पे निग्लेक्ट जो हो रही है वो हमारी कौन सी पॉपुलेशन है? ये वो बच्चे हैं जो किसी भी चीज की वजह से उनकी स्पेशल नीड्स हैं, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनके ज़हनी तौर पे कुछ मसाइल हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, या किसी भी तरह के जो फिजिकल डिसेबिलिटी है। उन बच्चों के सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि पहले तो वो जाते थे फिजियोथेरेपी कराने के लिए, वो अपनी सेंसरी थेरेपी कराने के लिए, या कहीं पे भी वो स्कूल जाते थे, वो सब कुछ बंद हो चुका है। अब वो घरों में ही है और घरों में भी उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा। और जब जब भी कभी कोई आफत आती है तो हर कोई अपना ख्याल पहले करता है, इनकी तरफ ध्यान कम जाता है, तो सारे का सारा ध्यान जो है वो उनसे हटा हुआ है। चाइल्ड लेबर का भी यही बड़ा मसला है कि स्कूल आजकल बंद हैं, तो वो जो भी बच्चे हैं उनको काम पे इधर उधर लगा दिया जाता है छोटी छोटी जगह पे। जैसे ही अभी स्कूल अगर नहीं खुलते और लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाता है तो आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर में आ जाएंगे। फिर हमारी मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, अभी अभी भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक हो रहा है, रिफ्यूजीज के साथ, स्ट्रीट चिल्ड्रन, और खास तौर पे हम पाकिस्तान में शायद इतना नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ के मुल्क में जो मुसलमानों के साथ वो सलूक हो रहा है, और खास तौर पे वो कह के कि आपकी वजह से ये बीमारी लाई गई है और ये इसकी वजह से उनके ऊपर इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है, क्योंकि वो एक मेजॉरिटी रिलीजन के साथ नहीं है। एक और जो बच्चों के हकूक हैं जिनकी तरफ हम आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ये है कि बच्चों को बाहर खेलने का हमेशा मौका होता है। वो खेलते हैं, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई इस तरह का रिलीफ नहीं है। और मीडिया जो है वो हम जो उन्हें दिखा भी रहे हैं उनको और खतरनाक चीजें दिखा रहे हैं। एक और जो बात है कि हमने बच्चों से उनकी बातें नहीं पूछते, और बच्चों के लिए कोई प्राइवेट कॉर्नर्स भी नहीं है। तो इसके लिए हमारा यह ख्याल है कि ये जो चीजें हैं इन सब की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो ध्यान देना चाहिए, तो फिर करना क्या चाहिए? करने के लिए हर एक शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, हुकूमत को सबसे पहले तो जब भी वो काम करे, बेशक वो इमरजेंसी के लिए भी काम करे, और हम इसीलिए हुकूमत के साथ जब भी बात करते हैं ये कहते हैं कि ठीक है, आप जिंदगी बचाने वाली बात कीजिए, आप हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स लेके आइए, लेकिन आपके पास ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि जिसमें कि आप बच्चों की सेहत का ख्याल कर सकें। आपकी पॉलिसीज बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं, उनको जल्दी से जल्दी एजुकेशन उनकी दोबारा शुरू करें। फिर उनकी ट्रेनिंग्स, हम कहते हैं की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, टीचर्स की और दूसरे केयर गिवर्स की ट्रेनिंग उन्हें करनी चाहिए। सपोर्ट केयर, जो केयर सेंटर्स हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनको किसी तरीके से उनको मौका देना चाहिए कि वो खुद से काम कर सकें। और जो बच्चे मुश्किल में हैं उनका ख्याल करना है। ये सारे काम हुकूमत के हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं सिविल सोसाइटी की बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखना है कि हुकूमत क्या काम कर रही है, उन्होंने उसके ऊपर चीख चिंगाड़ मचाते रहना है, उन्होंने उसको बावर कराते रहना है। और ये हमारा काम है कि अगर हुकूमत कोई काम करे तो हमें उसमें मदद करनी है, और जहां वो काम ना करे तो हमें उसको बताना है कि ये पूरी दुनिया में सही तरीका क्या है और हमें इसको कैसे करना है। और साथ ही ये है कि हम अपने तई जो हमारे पास जो हम अवेयरनेस देते जाएं, और जो फैमिलीज हमारे आसपास हैं उनको हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारे स्टाफ है जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और हम पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है उसको हम प्रमोट करें। सो ये है सिविल सोसाइटी का काम। और आखिर में ये जो मतलब अगला जो 20 मिनट 25 मिनट में मैं इसमें तफसील से जाऊंगा कि माँ बाप को क्या करना चाहिए। माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप को बच्चों के साथ पॉजिटिव पेरेंटिंग के एटीट्यूड्स जो मैंने पहले थोड़े से बताए थे, मैं उन्हीं को ज्यादा जाऊंगा। मैं इसमें ये बताता चलूं, ये तकरीबन हमारे पास 8 किए हैं। ये अगर हम ये जिसमें के पहला है कि
को वन ऑन वन रहें, उनके अपनी रूटीन और बच्चों की रूटीन बनाएं। अगर वो कोई बुरा हरकत करते हैं उसको संभालें, उसको मैनेज किस तरह करना है, अगर कोई स्ट्रेस आ जाता है उसको कैसे करना है, कोविड के बारे में बातें कैसे करनी है, ऑनलाइन सेफ्टी कैसे करनी है, और खेल खेल में उनको बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये अब आपको ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये जरा सी मुश्किल स्लाइडें हैं, नेक्स्ट प्लीज। ये अगर हम देखें तो ये अगर हम सबसे नीचे देखें तो ये WHO, यूनिसेफ, एंड वायलेंस USA और इसी तरह की इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये टिप शीट्स बनाई हैं है कि ये कोविड की बीमारी के जो लॉकडाउन है इसके दौरान उनके साथ किस तरह का सलूक करना है। हमने पहचान ने ये इसकी ट्रांसलेशन उनके साथ मिलकर की है, ये उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस दूंगा, वहां से आप ये प्लीज डाउनलोड चाहता हूं कि आपने इसको कैसे करना है। जो एक वक्त में एक बच्चे के साथ वक्त का मतलब यह है कि आपने अपने को वक्त देना है, और वो किस तरीके से। हम समझते हैं कि हम बच्चों के साथ बैठे हैं, हम उनके साथ गप लगा रहे हैं, हम दे रहे हैं। सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप तय कर लें कि दिन में कोई सा एक टाइम एक बच्चे का है। मसलन आपके अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उनको पता हो कि मैंने हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या जितना भी मुझे मेरे वालिद के साथ, मुझे मेरी वालदा के साथ अकेले टाइम मिलेगा। ये टाइम 20 मिनट कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा जितना मर्जी हो सके। इस टाइम का बच्चे को पता होना चाहिए। ये टाइम बेहतरीन, इसका फायदा तब होता है कि दिन में कोई एक खास वक्त इसके लिए तय कर लें और उसी टाइम पे बच्चे के साथ आप उससे मिलें। वो आप यकीन कीजिएगा जितना आप उसका इंतजार नहीं कर रहे होंगे वो बच्चा उस वक्त का इंतजार कर रहा होगा। उस टाइम पे आप बच्चे के साथ बैठें, उसके साथ खेलें, उसके साथ बातें करें। सिर्फ ध्यान क्या करना है, उस वक्त कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा, उस वक्त आपके पास नहीं होंगे साथ, यानी अगर आप वालिदा हैं तो वालिद नहीं साथ होंगे, कोई घर का और रिश्तेदार साथ नहीं होगा, और आपका फेवरेट मोबाइल आपके साथ नहीं होगा, टीवी वहां नहीं होगा, बच्चे के साथ टैबलेट कोई नहीं होगा। आप कार्ड गेम, बोर्ड गेम खेल सकते हैं, लेकिन मोबाइल और टीवी और टैबलेट नहीं होंगे। अब आप बच्चे से बातें करें, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि बच्चे के साथ जब बातें करनी है तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त बच्चे को दें, यानी 20 मिनट में से 18 मिनट कोशिश करें बच्चा बातें करे, आप उससे 2 से 5 मिनट बात। और उसमें क्या करना है, उसमें बातें क्या करनी है, आपने बच्चे से पूछना है कि वो क्या चाहता है बात करना, वो किस मौजू पे बात करना चाह रहा है, वो क्या डिस्कशन करना चाह रहा है, वो क्या खेलना चाह रहा है आपके साथ, और वो उसके साथ करें। फिर उसके साथ आपने जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ, इवन आपका जो अगर शीखार बच्चा है, कहने को वो आपका 2 महीने का, 4 महीने का बच्चा है, आप उसके साथ भी टाइम गुजारें, आप उसकी शक्लें बनाएं उसके साथ, आप उसके साथ जो है वो छोटे छोटे जो नज़में गाएं, आप उसके साथ जिस तरह भी आप उसके साथ बात कर सकते हैं। उसको जरा सा बड़ा हो जाता है तो उसके साथ कहानी सुनाएं, और जो जरा से बड़े इस उम्र से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ आप कहानी सुना सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, आप उनकी कोई म्यूजिक पे आप कोई पोएम्स बना सकते हैं, कोई भी चीज, एनी एक्टिविटी जो बच्चा चाहता है आपके साथ करना, आप उसके साथ करें। और इसमें खास तौर पे हमें मुश्किल आती है बच्चों के साथ, क्योंकि जो हमारे टीनेजर्स है ना, हमने तो कभी उनसे बातें नहीं की। हमने तो हमेशा ये समझा कि हमारा टीनेजर जो है वो तो ना वो हमसे बात करना चाहता है, और वो तो अपनी दुनिया में खोया रहता है। उसकी वजह यह है कि हमने उसे अपनी दुनिया में खोने का टाइम दे दिया है, हमने खुद उसको उसकी दुनिया से अपनी दुनिया में नहीं लेके आए हैं। अब जब आपके पास 20 मिनट और या इतना वक्त मिलता है अपने 9 उम्र बच्चे के साथ, टीनेजर के साथ बातें करने का, तो उसके साथ मजे मजे की उसकी बातें सुने, उसके दोस्तों की बातें सुने, उसकी स्कूल की बातें सुने। अगर वो किसी फेवरेट एक्टर या को फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, फेवरेट क्रिकेट प्लेयर की बातें करना चाहता है, उसकी बातें सुने। फिर उसके साथ आप बैठ के आप उसके साथ कोई चीजें बना सकते हैं। आप कहते हैं कि चलो आओ, आज मैं और तुम मिलके चाय बनाते हैं, आज मैं और तुम मिलके सैंडविच बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और
तो और हम उनके साथ मिलके वर्जिश कर लेते हैं, चलो हम उठक बैठक साथ लगा लेते हैं, रन पे लेते हैं साथ, कोई भी चीज, एनीथिंग जो बच्चे को इंटरेस्ट होगा वो करें, और आप देखिएगा कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप उनकी बात ध्यान से सुने। मैं अपना एक वाकया सुनाता हूँ। मेरा बच्चा जब कोई 8-10 साल का था, काफी पुरानी बात है, तो वो पोकेमॉन खेला करता था, उसको पोकेमॉन का शौक था। आप मानो मुझे आज भी वो करते रहते, मैं उसे हाँ 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 करता, मैं 2-3 बीच में ऐसी चीज करता था कि जैसे मुझे समझ आ रही है उसके पोकेमॉन की। फिर वो मुझसे पूछता था, अच्छा ये वाला जो पोकेमॉन है ये बताएं, ये अर्थ वाला है या फायर वाला है? मैं अपने मुंह से एकदम से कहता फायर वाला। नहीं बाबा आपको तो पता ही नहीं है, फायर वाला नहीं है, ये तो पानी वाला है। तो लेकिन एटलीस्ट ही न्यू कि उसका बाप सुन रहा है, उसको समझ रहा है। आपको नहीं भी समझ आ रही, कोई बात नहीं, आपने उसके साथ इंटरेक्ट करना है, रफ्ता रफ्ता आपको समझ आने लग पड़ेगी। आपको डायनासोर्स के नाम याद होने लग पड़ेंगे, आपको सारी बातें पता लगने लग पड़ेंगी उन बच्चों की। तो ये है जब हम बात करते हैं एक के साथ, एक वक्त में एक बच्चे के साथ वक्त गुजारना। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नंबर टू में यह है कि अपनी सोच को मुस्बत रखें। देखिए हम बहुत परेशान, हमें जो भी ये ख्याल होता है कि हमारी नहीं माता, तो आप यकीन रखिएगा हर बच्चा अच्छा बच्चा बनना चाहता है, और आपका काम है उसको अच्छा बच्चा बनाना। जिसका मतलब यह है कि आप उसके जितने भी जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करें। छोटे से छोटा काम करता है, आपका जूता उठा के ले आता है, आप मोजे ले आता है, आपकी छोटी सी काम आपका कर देता है, आप उसकी तारीफ करें। वो और कुछ नहीं तो वो एक अच्छी बात कर देता है, आप उसकी तारीफ करें। जितना ज्यादा आप तारीफ करेंगे, आप यकीन मानो कि बच्चा जितना मर्जी बिगड़ाओ, वो थोड़ी देर बाद फिर वही अच्छा से काम करना लग पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि हम हर चीज बच्चे को मना करते हैं, कुर्सी पे मत चढ़ो, फलानी जगह मत बैठो, फलाना ये काम नहीं करो। नहीं, आप जो उससे काम चाहते हैं करना वो कहें, बेटा आप अपनी किताब खोलिए और आए उसमें देखें क्या है, आज आपका ये सबक पढ़ने का वक्त है। कोई भी काम है जो उससे कहना है, आप जाएं और मेरे। दूसरी बात यह कि बात करने का अंदाज, डांटना नहीं है, प्यार से बात करें। आप करके बात नहीं करते, तुम करके बात करें, लेकिन उसको एहसास दिलाएं कि वो एक इम्पोर्टेंट शख्स है। यकीन मानिए बच्चा जितनी आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा, एंड में वो दुनिया के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। फिर आप अपने जो आपका बड़ा बच्चा है उसके साथ भी उसको भी मौका दें, वो भी आपसे बात करे। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, आप ये मत समझें कि आप समझेंगे कि जी एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बच्चा फिर भी शरारतें, बच्चा फिर भी लड़ाई करेगा, लेकिन यार आखिर है तो वो बच्चा ही ना। जब हम अपने मुलाजमीन को गलत काम करने पे डांटते हैं, 1 दफा डांटते हैं, 2 दफा डांटते हैं, 3 दफा डांटते हैं, तो क्या हम बच्चे को नहीं समझा सकते? और हमने तो उसको समझाना है उस वक्त तक जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। अगर बच्चा शरारत नहीं करेगा तो क्या आप और मैं शरारत करेंगे? तो हम ये कहते हैं बच्चे चुप करके बैठो। बच्चा सारा दिन तो चुप करके बैठेगा नहीं, लेकिन जिस वक्त आप कोई इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल ले रहे हैं, मसलन अपने आप वर्किंग फ्रॉम होम में आप काम कर रहे हैं, या आपका कोई जरूरी काम कर रहे हैं, वो 10 मिनट के लिए अगर खामोशी से बैठ जाता है ना, तो आप उसकी बहुत तारीफ करो, देखो तुमने कितना अच्छा काम किया कि मैं इस 10 मिनट में काम कर रहा था तो तुम खामोशी से बैठे हो। सो ये एक बहुत अच्छी जो है, ये इस तरीके से हम अपनी सोच जितनी मुस्बत रखेंगे, जितना बच्चों के साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप यकीन मानिए कारमा है, जितना हम अच्छा सोचेंगे, जितना हम अच्छा करेंगे, वही अच्छा हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट टिप शीट नंबर 3 में हम जो ज्यादा बातें करेंगे वो ये है कि हमें अपने हर काम बाकायदगी से करने चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि हम बहुत जो हमारी लॉकडाउन से पहले के रूटीन थे, हम कोशिश करें कि अगर हम दफ्तर नहीं जा रहे, अगर हम काम पे नहीं जा रहे हैं, तो भी हम अपने दिन के टाइम एक खास रूटीन के हवाले से करें, और उस रूटीन के हवाले से
हम बच्चों के साथ बैठ के हम उनके साथ डिस्कस करके ये करें। हम उनके साथ बात ये करें कि आप रोजाना का बच्चों के साथ एक मामूल बनाएं कि जी हम सुबह इतने बजे नाश्ता करेंगे, इतने बजे हमारा पढ़ने का टाइम है, इतने बजे हमारा खेलने का टाइम है, इतने बजे हमारा सोने का टाइम है। थोड़ा सा लचकदार रखें, हम कोई बहुत यहाँ पे सख्त स्कूल की रूटीन नहीं रख रहे, लेकिन फिर कोशिश करें कि अमल दरामद करें। दूसरा यह है कि जो आपने जो सेफ डिस्टेंसिंग या जो महफूज फासले की बात है, ये बच्चों के साथ भी करें, उनको भी सिखाएंगे, और आप उनके साथ जितना अच्छा रोल मॉडल आप बनेंगे उतना अच्छा वो करेंगे। हाथ धोना, अगर आप हाथ धोएंगे तो वो भी धोएंगे, और हाथ धोने को भी फन बनाएं। 20 सेकंड्स तक हाथ धोने, आप यकीन मानो आपने अब तक प्रैक्टिस की होगी, 20 सेकंड पता भी नहीं लगता हाथ धोने का। आप बच्चों के साथ कोई हल्की सी इस तरह की एक रूटीन बना लें, कोई मौसीकी सी बना लें, कोई नज़म सी बना लें कि हाथ धोने का, वो आपके साथ बैठ के करें। और याद रखिएगा, मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि जितनी आप बच्चों की तारीफ करेंगे, जितना आप उनके साथ रूटीन तय करेंगे, और सबसे बड़ा जितना अच्छा रोल मॉडल आप बनेंगे, उतना ही बच्चे आपकी तरह बाकायदगी इख्तियार करेंगे, उतना ही वो आपके साथ अच्छी तरह काम करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 4 जी, इसमें हम बात करते हैं कि कई दफा बच्चे नहीं अच्छा सलूक करते। आपको पता है कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं, आपको पता है कि कुछ बच्चे इंतहाई, जिसको आप कहते हैं, बदतमीज होते हैं। बात यह है कि वो बदतमीज बच्चा बदतमीज नहीं होता, वो हद से ज्यादा शरारती है, और उसको आप इतना डांटते हैं कि वो ढीठ हो जाता है। आप जब भी याद रखिएगा, जितना बुरा रवैया आप रखेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी बच्चे से कोई गलती हो, बच्चा कोई बुरी हरकत करे, बच्चा कोई बदतमीजी करे, शरारत करे, आप एक लम्हे के लिए रुकें, तवक्कुफ करें, इसको हम कहते हैं, सोचें, 5 लंबे लंबे सांस लें, चिल्लाएं नहीं, डांटे नहीं, चीखें नहीं, थोड़ी देर सोचें, क्या इसको किसी और तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। सबसे अच्छा अमल यह होता है कि बच्चे को बजाय डायरेक्टली डांटने के, बच्चे को डायरेक्टली समझाने के, उसका ध्यान पलटा दें, उसको किसी और तरफ ले जाएं, उसके किसी और खेल में लगा दें, किसी और काम में लगा दें। फिर जब वो थोड़ा सा उसको वो वक्त गुजर जाता है, तो फिर उसको बताएं कि अगर उसने दोबारा ये हरकत की तो उसकी कोई सजा होगी, उसका कोई बुरा नतीजा मिलेगा। और फिर आप जब अगली दफा वो हरकत करे, तो आप उसकी वो सजा या वो बुरी जो उसका नतीजा है, वो उसके साथ आप थोड़ा सा डिसिप्लिन करें। ऐसा नहीं है, लोगों का ख्याल है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चे को मादर पिदर आजाद छोड़ दिया और वो जो दिल चाहेगा वो करेगा। ऐसा नहीं है, आपने उसको डिसिप्लिन करना है, समझा बुझा के, उसके लिए लिमिट्स मुकर्रर करनी है, उसके लिए जजा और सजा बतानी है कि ये करोगे तो आज तुम्हें मसलन आइसक्रीम नहीं मिलेगी, आज अगर ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वो जो तुम्हारा मेरा 20 मिनट का टाइम है, वो आज 10 मिनट का रह जाएगा। इस तरह करके उनको थोड़ा थोड़ा सा आप उनको दें। और एक टाइम आउट होता है कि बच्चे को आप कह दें उधर एक साइड पे जाके बैठ जाओ। हमने जब बचपन में ये टाइम आउट सीखा तो हम तो अपने बच्चों को बिठा देते थे 15-15 मिनट के लिए, लेकिन इसका तरीका ये है कि बच्चे का टाइम आउट उतना ही हो, उतने मिनट के लिए हो जितनी देर उम्र। यानी अगर 4 साल का बच्चा है तो 4 साल से ज्यादा टाइम आउट का पीरियड, 4 मिनट से ज्यादा टाइम आउट का पीरियड नहीं होगा। उसको 4 मिनट में उसको समझाना है कि बच्चे सोचो कि तुमने क्या गलती की, और बेहतर ये होता है कि उससे भी पहले उसे बुला लिया जाए, उसको पुचकारा जाए, उसको समझाया जाए कि बेटा ये आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपसे इस दफा हो गया, अगली दफा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और हम और आप मिलकर इस चीज को करेंगे। तो अगर आप इस तरह के बच्चों के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, एंड अगेन मैं कह रहा हूं, एक दिन में कुछ ठीक नहीं हो जाता, टाइम लगता है, उसको टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, कोई अपने आप के ऊपर सख्ती ना करें। ये मत समझें कि आप बहुत बुरे माँ बाप हैं, ये मत समझें कि आपने सारी गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों के लिए बहुत ख्याल करते हैं, आप सारा दिन उनके लिए कमाने की तगोदो में लगे रहते हैं, उनकी देखभाल की तगोदो में लगी रहती हैं, या एंड वाइस वर्सा। और लेकिन यह है कि आपने उनको तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है, और उनके जो बुरे रवैये हैं उनको खद्दा पेशानी से बर्दाश्त करते रहें,
आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 5 में यह है कि अगेन मैं फिर वही वाली बात रिपीट हो रही है कि आप पुरसुकून रहें, अपने ऊपर काबू पाएं, अपने जो जितना ज्यादा से ज्यादा आप परेशानी से खुद बाहर निकलें। कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, हम पाकिस्तान में ही नहीं हैं जो घबराए हुए हैं, पूरी दुनिया घबराई हुई है और हमसे कहीं ज्यादा घबराई हुई है। पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला है। तो भाई सबका खौफ है, मुश्तरका ये परेशानी है, इस परेशानी से मुश्तरका तौर पे आप बाहर निकलेंगे। आप कोशिश करें कि कोई ऐसा शख्स ढूंढें जो आपसे ये चीज डिस्कस कर सकता हो, जो आपको हौसला दे सकता हो। बजाय व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स में जाएं जो आपको मजीद डराएं, आप किसी ऐसे शख्स को टेलीफोन की कॉल करें कि जो आपको तसल्ली दे सके, जो आपको हकीकत बता सके, जिससे कि आप कोई एडवाइस ले सकें और आप यकीन मानो आप उसके बाद बहुत बेहतर महसूस करेंगे। इसी तरह जो दूसरा अपने ज़हनी दबाव पे काबू पाने की जो बेहतरीन चीज है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें। हम माँ और बाप दोनों इतने ज्यादा अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं कि हम कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकालते। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास जितना भी वक्त है हम कोई काम कर लें, हम कोई सफाई कर लें, हम कोई ना कोई बच्चों के लिए कुछ काम कर लें, हम कुछ कमाने का काम कर लें। हमें अपने लिए भी वक्त निकालना है। अपने लिए वक्त निकालने का मतलब ये है आप कोई ऐसी कोई फिल्म देख लें, कोई ड्रामा देख लें, कोई सीरियल देख लें, कोई ऐसी चीज, कोई म्यूजिक सुन लें, कोई ऐसा काम जो आपको पसंद हो। अकेले में जब बच्चे सो जाते हैं तो आप उस वक्त वो काम अपने लिए करें, आराम से बैठें, रिलैक्स करें, तिलावत करनी है तिलावत करें, कोई भी चीज जो आपको रिलैक्स करती है वो जरूर करें, ताकि एंड पे आपको अपने दिल में सुकून महसूस हो। और अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो उनसे गौर करें। ये जो निचला हाफ है इसमें एक एक्सरसाइज बताइए, मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से इसमें करना है। ये बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइजेस हैं जिसमें सबसे आसान तरीका ये है लंबे लंबे सांस लेना, जमीन पे अपने पैरों को रख देना, अपने जो है ना सोच को बिल्कुल खाली कर देना और ये सोचना कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम मुसलमान होने के नाते हमारे पास एक सबसे बड़ी जो ईमान की कुव्वत है कि हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए सब कुछ अच्छा करना, जो कुछ आप चाहते हो हमारे लिए अच्छा होना वही होगा। और जब आप ये यकीन करना शुरू कर लें तो यकीन मानिए कि आपका अपना जहनी दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। और जब आपका जहनी दबाव कम होगा तो यकीन मानिए आपके बच्चों के ऊपर से भी जहनी दबाव कम हो जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने घर का माहौल दुरुस्त रखने के लिए। नेक्स्ट नंबर 6 जो है ना ये कि अब बच्चों को भी हमने कोविड के बारे में बताना तो है। ये मत समझिएगा किसी भी वक्त कि अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं लगेगा, और अगर आपने बता दिया तो वो डर जाएंगे। बिल्कुल इसके बरक्स होगा। जितना आप उनको बता सकते हैं, जितना आप उसको अच्छी तरह समझा सकते हैं, उतना कोई और नहीं समझा सकता। बजाय इसके कि आपके छोटे बड़े बच्चे, कोई आपके टीनेजर बच्चे, कोई आपके नौ उम्र बच्चे कहीं से और इंफॉर्मेशन लें और घबराएं और आपसे बात ना कर सकें। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक पेशेंट आया, वो ये बताने लगे कि जी मेरा जो बच्चा है, मैं उसको, क्योंकि लॉकडाउन था तो हम बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हम ग्रोसरी करने के लिए निकले हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा साथ थे। कहते हैं सुबह के वक्त मेरे वालिद कहीं गिरे और उनको चोट लगी थी, हम उनको अस्पताल ले गए, मरहम पट्टी करा के हम ले आए। मैं जब कहने लगे बच्चे और माँ को मैं छोड़ के चला गया अंदर ग्रोसरी, जब मैं वापस आया तो बच्चा फूट फूट के रो रहा था। तो मैंने कहा शायद माँ ने कुछ कह दिया। मैंने उससे कहा तुमने इसे क्या कह दिया, बच्चा एकदम से रोने लग पड़ा है। तो माँ कहने लगी कि नहीं, ये बच्चा एकदम से परेशान हो गया कि कोरोना के दरमियान दादा जो थे वो अस्पताल गए थे उनका इलाज करने के लिए, उनको चोट लगी है। एक तो ये कि दादा को कुछ हो तो नहीं जाएगा खुदा ना खास्ता, वो अपने दादा की परेशानी में रो रहा था। बाप को सबसे बड़ी जो उसने मेरे साथ शेयर की वो ये थी कि देखो वो बच्चा अपनी माँ से चीजें शेयर कर रहा है, वो मुझसे शेयर नहीं कर रहा। आपने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो आपके साथ शेयर करे।
आप उसकी परेशानी उसके साथ शेयर करें, उसके साथ गुफ्तगू करेंगे और उसको बताएं। उसकी जो ज़हनी कैफियत है, जितनी उसको अभी अंडरस्टैंडिंग है अपनी उम्र के हिसाब से, छोटे बच्चे को मोटी मोटी ऐसी बातें, ज्यादा बड़ा हो जाए तो ज्यादा तफसील से, लेकिन आपने समझाना है। और याद रखिएगा, जब भी समझाएं मुकम्मल दयानतदारी से समझाएं, उनकी बात सुने। वो उनके ख्याल में कोविड क्या है, उनके ख्याल में बीमारी, उनके ख्याल में मर्ज क्या है। जब ये हो जाए फिर उसको समझाने की बात शुरू करें, फिर आप उसको बताएं, दयानत और मुकम्मल बताएं, फिर आप उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं। और आप अच्छे लोगों की बातें करें। आप बताएं कि जिस तरह आजकल डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जिस तरह लोगों का ख्याल कर रहे हैं, आपके जो पुलिस वाले, जिस तरह आपकी फौज, जिस तरह आपके रखवाले ख्याल कर रहे हैं, जिस तरह आपके रजाकार जिस तरह ख्याल कर रहे हैं, जिस तरह वो लोग जो कि घरों में राशन पहुंचा रहे हैं वो ख्याल कर रहे हैं, वो आपके हीरोज हैं, उनके बारे में बताएं, बजाय इसके कि उनको डराएं, उनको खौफ करें। और अच्छी अच्छी बातें करने के बाद फिर उनसे एक दफा दोबारा पूछेंगे, बेटा आपको कोई बात समझ आई है, कोई बात आपने मजीद करनी है, लेट देम कम टू यू, उनसे सारी की सारी बातें पूछने दें और फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता समझाएं। और याद रखिएगा, आपको सब कुछ पता नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आपको तमाम बातें पता हो। नहीं पता कोई बात नहीं, आओ तुम और मैं मिलकर ढूंढते हैं, गूगल से तलाश कर लेते हैं, आओ हम कहीं से किसी से पूछ लेते हैं। हाँ, जरूरी नहीं होता कि हमें हर बात पता हो, हम लोग मिलके इनका जवाब तलाश कर लेते हैं। सो ये काम अगर हम करें तो हम अपने बच्चों को ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे और वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू कोविड के बारे में भी करेंगे और उनका खौफ जाहिल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 6 टिप शीट्स हमने पहचान के वॉलंटियर्स ने, हमारे जो दोस्तों ने ये ट्रांसलेट करके दी थी, और ये अभी कुछ और हैं जो अभी हमने मजीद करनी है। अब ये है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, बच्चों को इंटरनेट पे महफूज रखना। सबसे बड़ा मसला होता है कि जब इंटरनेट पे बच्चे चले जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। हमें बिल्कुल पता नहीं है कि वो साइट्स ऑटोमेटिकली पॉपअप्स उनके पास आ रहे हैं जो उनको नहीं देखने चाहिए। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि सेफ सर्च ऑन करें। बच्चों के जो कंप्यूटर हैं, टैबलेट्स हैं, एक हम बच्चों के लिए, ये हमेशा की बात है, ये आज की बात नहीं, हम हमेशा बात करते हैं, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट करें। हमारा ख्याल है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम 24 घंटे में से 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उस 1 घंटे में भी नो अलोन टाइम, अकेले स्क्रीन आपने उसके साथ बैठनी है। बच्चों को हम 3 चीजों की कहते हैं, 3 चीजें करें। स्क्रीन, इंटरेक्टिव टाइम करें बच्चों के साथ, बाकी लोगों के साथ खेलें, और फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम करें। ये तीनों चीजें अगर करते हैं तो वो ठीक है। सो हमने ये करना है कि उसकी जो देखना है कि वो कौन सी साइट्स पे जा रहे हैं, उनसे ऑनलाइन हैबिट्स हमें उनकी जरा ध्यान करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत चीज वो देखता है, वो घबराता है, तो वो आपसे डिस्कस कर सके। तो साइबर बेटा मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ, मम्मा रेडी तो हो जाए। नेक्स्ट, और इसी तरह ये है कि खेल खेल में, जो मैंने पहले भी बताया था, इसमें कुछ बच्चों के कहानियां हैं, बच्चों के साथ खेल है, बच्चों के साथ गाना है, बच्चों के साथ पोइम्स करनी है। इन चीजों के साथ आप बच्चों के साथ करें तो ये वो पेरेंटिंग की चीजें हैं जिससे आप बच्चों के ऊपर से कोविड का खौफ दूर कर लेंगे। उनके ऊपर आप उनको जो है बहुत ज्यादा महफूज रखेंगे फिजिकल अब्यूज से, अगर वो बच्चे आपको हर चीज बता देते हैं, सेक्सुअल अब्यूज से और इस तरीके के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से, और जितनी भी मैंने पहले बातें की थी, इनसे किसी हद तक वो महफूज रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे मैं आपको यही दुआ दूंगा कि खुश रहिए, महफूज रहिए। और ये जो पहली वेबसाइट है, ये पेरेंटिंग टिप्स है, जहां से कि हमने ये चीजें ली हैं। दूसरी हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड निगलेक्ट की रिसोर्स साइट है, वहां पे जाइए, वहां पे आपको कोविड से और चाइल्ड प्रोटेक्शन से तमाम रिसोर्सेज मिल जाएंगी। और अगर आप पहचान की वेबसाइट पे आते हैं तो वहां से आपको लोकल अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो ये कुछ मेरी गुजारिशात थी। अब इसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर सकते हैं।
मान साहब कुछ नहीं करने देते यार, आप क्या बता रहे हैं, इनकी वजह से हम खेलने गए सारे कुछ नहीं करने देते आपको क्या। अच्छा, जिसने भी क्वेश्चन पूछना है आप रेज हैंड करें, मैं क्वेश्चन जो है डॉक्टर साहब की तरफ डायरेक्ट करूंगी। रेज हैंड की ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करें तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और वो जो है या आप डॉक्टर साहब से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सुल्ताना अकबर का क्वेश्चन है। जी सुल्ताना, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुल्ताना अकबर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने हाथ खड़ा किया है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से। अगला सवाल ले ले महविश। लेट मी चेक। ओके, किसी और का कोई और क्वेश्चन? आप हमें चैट में भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं या उसके अलावा रेज हैंड की ऑप्शन यूज करें, तो फिर उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन? वेरी गुड सेशन। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बताएं और अगर कोई कमेंट है तो प्लीज आप दे दें। कमेंट्स तो बहुत सारे आए हैं महविश, में बाद में उसके ऊपर चैट के ऊपर आ गया। अच्छा, एक बात की थी मैंने या आप चैट में क्वेश्चन भेजें ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और फिर आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। हेलो जी जी। हाँ, वही कल वाली, तो कल बड़ी धांसू प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने मीटिंग की है ना। मैम, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? महविश मैं ये कह रही थी कि कमेंट्स तो बहुत सारे आए हैं इधर, मुझे नजर आ रहे हैं चैट में, मैं वो शेयर करूंगी डॉक्टर साहब से। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर अप्रिशिएटिंग द सेशन, सब ने बड़ा एंजॉय किया है और बहुत डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे कि उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था। हाँ, लेकिन मैं जो हमारे सुनने वाले हैं और जो इसमें जूम में मीटिंग में शामिल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सवाल करें, बिकॉज ये अब जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी आपके जहन में अगर कोई चीज हो तो वो पूछिए ताकि हम उसको इंडिविजुअली जवाब दे सकें। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ऐसे है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो हर वक्त मतलब हैं नॉर्मली जो स्कूल जाते हैं, जैसे जो अर्ली इयर्स के बच्चे हैं, जैसे अभी वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो वो कल एक छोटा बच्चा मेरा भतीजा है, तो वो बार बार कह रहा था कि मुझे स्कूल ले जाएं, मुझे स्कूल ले जाएं। तो मैं एग्रेशन देखने में आ रहा था उसकी माँ की तरफ से, मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं। तो इसके लिए क्या गाइड करते हैं आप कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि वो जाहिर है उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भी होती है, उतनी शायद पेरेंट्स में तो नहीं होती जितनी उस बच्चे में एनर्जी होती है। तो इसके लिए कोई बेटर सोल्यूशन? हाँ, देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चा अगर स्कूल जाने की जिद कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और वो क्यों कर रहा है। क्या वो पढ़ने के लिए जिद कर रहा है, क्या वो दोस्तों के साथ खेलने के लिए जिद कर रहा है, क्या वो स्कूल का माहौल मिस कर रहा है। ये सवालात बच्चे के साथ हम बात करेंगे, जो जिस तरह मैंने कहा वो चीजें निकलें ताकि पता लगे कि उसको असल में स्कूल जाने में लज्जत किस चीज से मिल रही है। और फिर माँ उसको साथ डिस्कस कर सकती है कि बेटा आपका दिल, मैं आपको साथ यहाँ आपके पढ़ा लेते हैं। अगर आप अकेले नहीं पढ़ना चाहते तो चलो मैं और आप मिलके पढ़ लेते हैं, देखो मुझे भी नहीं आता, मैं और तुम मिलके पढ़ लेते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं मुझे तो भाग दौड़ के खेल पसंद हैं, तो आप कहो कि अच्छा चलो मुझे, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम इतना खेल सकें,
लेकिन हम ऐसा करते हैं कि ऐसा वक्त में जिस वक्त पे कोई नहीं होगा, हम सुबह सुबह निकलेंगे, हम बाहर गली में भाग के खेल लेंगे या कोई ऐसी चीज कर लेंगे, या हम दूसरे बच्चों के साथ हम यह है कि हमें खेल सकते हैं, उनको बताएं कि हमें सेफ डिस्टेंसिंग करनी है, हमें फासला रखना है, क्योंकि हमें आपको बीमारी से बचाना है। इसी तरह अगर वो कहता है कि जी मैं वहाँ का माहौल मिस कर रहा हूँ, तो उन्हें कहें कि देखें कुछ अरसे के लिए आप गर्मियों की छुट्टियों में भी तो चले जाते हो ना अपने नानी के घर, या आप इस तरह घरों में होते हो, जब छुट्टियां खत्म होंगी तो हम भी आपके साथ स्कूल चले जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने बच्चे से ये पूछना है कि उसकी असल कहने को वो स्कूल मिस कर रहा है, तो स्कूल के अंदर कोई बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिस कर रहा है, जो अच्छी अच्छी चीजों में से बहुत सारी चीजें आप उसको घर पे दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते वो उसको समझा सकते हैं। तो गुस्सा करके उसको नहीं तुमने स्कूल नहीं जाना तो करना और मुश्किल हो जाएगा, बजाय इसके कि ये हम इस तरह करें तो बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेगा हमारे साथ। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। आई होप यू गॉट योर आंसर। उसके अलावा किसी और का क्वेश्चन है? काइंडली आप रेज हैंड की जो ऑप्शन है वो यूज करें ताकि फिर मैं आपको अनम्यूट कर सकूं, या उसके अलावा आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इकबाल रजा बोल रहा हूँ। नईम साहब से सवाल है। जी जी, मेरा बेटा 14 साल उसकी उम्र है जी, तो वो जो है वीडियो गेम्स जो है मोबाइल के ऊपर, मसलन क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा वो टाइम लगाता है, और हमारी तरफ से उसको नरमी से भी, बाज़ औक़ात मदर की तरफ से सख्ती से भी, कि हमारे साथ घर में शेयरिंग करे, गपशप लगाए, हम टाइम देने को तैयार होते हैं, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा रोबस्ट है और हमारे साथ शेयरिंग जो घर में होती है गपशप में वो नहीं करता। इस बारे में ज़रा कुछ गाइड करेंगे? जी डॉक्टर इकबाल साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है ये, खास तौर पे टीनेजर्स जो कि अब इतना ज्यादा अपनी गेमों में खो चुके हैं कि अब वो वहां से बाहर नहीं, उनके लिए आना मुश्किल है। जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान भी बात की, हम एक दिन में कोई तब्दीली महसूस नहीं कर सकते। अगर उस बच्चे को उस गेम के अंदर जाने में 2-3 साल लगे हैं तो उसको कुछ वक्त दीजिए वापस आने में। हम ये तय कर लेते हैं, आज हमने एक टारगेट तय कर लेना है कि अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि 1 घंटे की गेम खेलनी है, लेकिन वो 1 घंटे की गेम तक पहुंचने में उसे 15-20 दिन दीजिए। उसको देखिए, आज तुम इतनी देर खेल रहे हो, उसमें से तुमने इतनी देर आओ आधा घंटा, इस में से तुम बाकी टाइम अपनी गेम खेलो, सिर्फ मुझे आधा घंटा दो कि मैं और तुम आधा घंटा बगैर मोबाइल के करेंगे। और जरूरी, जिस तरह मैंने कहा, एक के साथ एक वक्त आओ, मैं और तुम एक अलग कमरे में बैठेंगे और वो बातें करेंगे, फिर मैं तुम्हें बाकी टाइम खेलने की इजाजत दूंगा। फिर 2 दिन तुम्हें इतना टाइम माँ के साथ भी गुजारोगे और तुम्हारा 1 घंटा कम हो जाएगा। फिर इसी तरह ग्रेजुअली आप उसको पढ़ाने से और समझा के तुम्हारा इसमें से टाइम अगर कम करो, तुम्हें कोई अच्छी चीज दे रहे हैं, अच्छी ऑप्शन दे रहे हैं, ताकि तुम वो बच्चे को ग्रेजुअली फिर उसको मजा भी आने लगेगा आपके साथ बात करके। इस वक्त वो उसके सारे शटर डाउन, आपने उसका माहौल है ना वो तोड़ना है, और इसमें बड़ा टाइम लगता है। इसमें बहुत जो है ना, जिसे कहते हैं कि बहुत सब्र आजमा काम है, इसमें वक्त भी लगता है, इसमें हौसला भी चाहिए, और आपको इतना नाकामी भी करनी पड़ती है, लेकिन आप ये आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें बेहतर होना शुरू। थैंक यू सर, थैंक यू। फरजाना रबीन का क्वेश्चन है। फरजाना, आप डॉक्टर साहब से अपना क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं अपने बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन सी ऐसी खुराक है जो मैं इनको दे दूँ। मेरे बच्चे फ्रूट्स इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब इस पे थोड़ा सा अगर बात कर ले कि हमें कौन सी ऐसी खुराक है जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फरजाना फॉर योर क्वेश्चन। म्यूट कर दीजिएगा बाकी
जी मैंने म्यूट कर दिया। इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत आसान काम है। भी आप वेबसाइट खोल लें, गूगल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, आपको 1000 मशवरे मिलेंगे इम्यूनिटी। यकीन मानिए वो सब के सब गलत है। हमारे बच्चों की इम्यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अगर हमारे बच्चों में इम्यूनिटी की कमी होती तो वो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के साथ या तो अब तक बहुत शदीद बीमार हो चुके होते या बार बार बीमार होके ठीक ना हो रहे हैं। ये हमारे जहन में एक बहुत गलत चीज डाल दी गई है कि हमारी कोई दवाई, कोई ताकत का शरबत, कोई खुराक इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। ये तमाम जो लहसुन और जो तमाम खुराकें और जो फल, ये तमाम सेहतमंद ग़िज़ाएं हैं। इनको सेहतमंद ग़िज़ा के तौर पे लीजिए। इम्यूनिटी आती है बीमारी से, इम्यूनिटी आती है इंटरनल बॉडी स्ट्रेंथ होने से। सेहतमंद ग़िज़ा खाने का मतलब ये है एक बैलेंस डाइट, घर की बनी हुई खुराक जो आप और मैं घर में खाते हैं, वही खुराक उनको दीजिए, वही उनकी ज़रूरत है। हम बच्चों को लाजमी आजकल बात करते हैं विटामिन डी देने की, क्योंकि हम धूप में नहीं जा रहे और हमारी धूप में वैसे धूप में अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है। आप उनको विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। अगर लड़कियां हैं उनको आयरन के सप्लीमेंट दे दीजिए। वैसे को विटामिन के सप्लीमेंट देना चाहते हैं, यकीन मानिए। I hope शाज़िया you got your answer. Next question है शाज़िया खान का। शाज़िया खान, आप डॉक्टर साहब से अपना क्वेश्चन पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा बेटा है 2 साल का, तो उसके हाथ में जैसे मोबाइल आ जाए तो शायद जो वो कार्टून्स वगैरह लगा के देते हैं बच्चों को यूट्यूब में, तो वो खुद ही फिर सर्च करना शुरू कर देते हैं, हमसे ज़्यादा यूज़ आ जाता है उनको। और कुछ बच्चों में जैसे इरिटेबिलिटी आ जाती है, तो बच्चों को तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा बहुत एग्रेशन भी हो जाता है, तो इसलिए मैं इस बारे में पूछना चाह रही हूँ क्या करें। Thank you शाज़िया for your question. शाज़िया देखिए, एक जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और हमारे जो डॉक्टरों की तंजीमें हैं पूरी दुनिया में और हमारी सबसे पहली तो बात करती है कि 2 साल की उम्र तक के बच्चे को स्क्रीन देखनी ही नहीं चाहिए। 3 साल के बच्चे को हम मोबाइल हाथ में देते हैं या मोबाइल उसके साथ शेयर करते हैं। कोई नो स्क्रीन टाइम टिल द एज ऑफ 2। तीसरे साल में जब उसके साथ मोबाइल आपने देना है तो उसके हाथ में नहीं देना, आपने उसकी चीजें दिखानी। और अगर वो YouTube पे कोई वीडियो लगाता है या आप उसको लगा के देती हैं, दोनों ने मिलकर देखनी है। और बात करेंगे तो आपने एक एक कैरेक्टर उसके साथ डिस्कस करना है, एक एक एक्टिविटी उसके साथ डिस्कस करना है। आप यूं समझिए कि जब वो मोबाइल से YouTube खेल रहा है तो वो एक किताब खोल रहा है। जैसे आप उसको किताब पढ़ाते हुए एक एक बताते हैं कि ये शेर है, ये इस तरह के बाल होते हैं, शेर की दुम ऐसी होती है, शेर के बड़े बड़े दांत होते हैं, शेर एक जंगल का जानवर है, पालतू जानवर नहीं। इस तरह करके वो चीजें आप उन्हें समझाएंगे, ये इफेक्टिव टाइम बनाएंगे। और यकीन मानिए कि ये जो है ना, हमने जो मोबाइल को बेबीसिटर के तौर पे रखा हुआ है, ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और ये इसका स्क्रीन का बेजा इस्तेमाल आजकल हम देख रहे हैं कि ऑटिज्म का भी मूजिब बन रहा है और बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं इजाजत देनी चाहिए। मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करूंगा कि बच्चे हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं कम्युनिकेशन में, हमें समझ भी नहीं आता वो आगे चले ये उनका। लेकिन 2 साल के बच्चे को मोबाइल देने का वक्त नहीं है। मोबाइल आप देंगे, एक बहुत पुरानी मुसलमा हकीकत है, विद ग्रेट स्ट्रेंथ कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब तक आप उसको किसी भी चीज की, चाहे
मोबाइल की एक ताकत दे रहे हैं, उसको इंटरनेट की ताकत दे रहे हैं, उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत शदीद है, वो आपको संभालनी पड़ेगी। मुइज़ कादिर का क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुइज़ कादिर का क्वेश्चन लेते हैं। जी मुइज़। मुइज़ आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलें जी, मोहम्मद सफदर का क्वेश्चन लेते हैं। जी मोहम्मद सफदर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आप क्वेश्चन पूछे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सेशन में भी जिक्र किया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं जी जी उनके साथ उस तरह नहीं हो रहा जिस गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं जी जी उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। जी, उनकी क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो रही, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट हम उनके लिए क्या कर सकते हैं या मौजूदा सूरत हाल? देखें, इसमें पहला हिस्सा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हिस्सा ये है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो पहला हिस्सा जो गवर्नमेंट कर सकती है वो उसको करने दें। एक तो ये हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल जल्दी खोलें, जो कि अब मेरा ख्याल है इतनी जल्दी नहीं खुल रहे। दूसरा, उन्होंने अभी तालीम का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जो कि ऑनलाइन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मेरा ख्याल क्लास 2 क्लास 3 से उन्होंने शुरू किया है। अगेन तालीम के नाम से ये चैनल है। जी बिल्कुल, मैं फिर वो कहूंगा उसको वक्त दें। एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है, हर चीज एक दिन में नहीं हो जाती, उसको वक्त दें, उसको एक्सप्लोर करें। मुझे इस चैनल के बारे में बहुत अच्छी फीडबैक्स आई हैं, लोग जिन्होंने इस्तेमाल किया वो इसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। दूसरी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें ज़ाहिर मजबूरी के तहत हम बढ़ाते जाएंगे। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं जिस दौरान वो बच्चा घरों में है, अगर आप स्कूल टीचर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के घर के कामकाज जो उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उसी में से दें। रट्टे लगाने वाली बात नहीं, आप उनको छोटी छोटी स्टोरी बुक्स या छोटी छोटी कहानियां, जो ये नहीं आती, जो मालूमाती कहानियां या जो जिसके अंदर मॉरल्स होते हैं, वो वाली कहानियां उन्हें दें। बच्चे उसी से सीखते हैं। आप यकीन मानिए, आपको भी मालूम होगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे को गिनती सिखाना, अलिफ बे सिखाना, ABCD सिखाना एक अमल है, लेकिन असल हम उनको जो चीज सिखा रहे होते हैं स्कूल में, वो डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं। हम जो असल चीज सिखा रहे होते हैं वो अदब आदाब सिखा रहे होते हैं। हम जो असल चीज सिखा रहे होते हैं वो उन्हें खेल खेल में बता रहे होते हैं कि हार भी होती है, जीत भी होती है। तो ये तमाम चीजें हमें उनको सिखानी है। तो ये चीजें हम घरों में कर सकते हैं, जो जिस तरीके से, और ये खेलों के जरिए, नज्मों के जरिए और कहानियों के जरिए की जा सकती हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो दें। थैंक यू डॉक्टर। महविश, गवर्नमेंट ने टेली तालीम का चैनल PTV के साथ शुरू किया है। 6 days a week वो चलता है। सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू होती है, शाम 6 बजे तक। और इसमें प्री प्राइमरी यानी प्रेप से लेके सेकेंड ईयर तक की क्लासें, और बेहतरीन कंटेंट है। और कंटेंट हमारे कोई 5 प्रोफेशनल इदारों ने बनाया है, तो उससे हमारे लोग फायदा उठाए। वो बहुत उसके लिए माँ बाप भी बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। नोटेड डाउन। टेली तालीम चैनल की ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइजा का क्वेश्चन है। जी फाइजा। टीवी पे ये तालीम दी जाती है, यूट्यूब या कोई और नहीं, बल्कि बाकायदा टीवी चैनल है ये। जी फाइजा, आपका क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट पास करना चाहूंगी कि ये जो सेशन है ये टू मच इंफॉर्मेटिव है हम सबके लिए, और बड़ा ही मजे का ये सेशन है। तो हम लोग हाईली थैंकफुल हैं डॉक्टर साहब के कि इतनी अच्छी अच्छी बातें वो बता रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है उन बच्चों के मुताल्लिक है कि मदर्स बहुत ज्यादा आजकल वरीड हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको भूख नहीं लगती, मदर्स बहुत कोशिश करते हैं कि ये बना के दे, ये बना के दे, लेकिन ये कि बच्चे हैं कि जी नहीं हमें भूख नहीं लगती, हमने नहीं खाना, या अगर का बड़ा फोर्सफुली खिलाया भी है माँ ने तो 2-4 बाइट लिए और डेट्स इट। और अगर डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया है, उनके टेस्ट भी करवाए हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन। उन्होंने ये जो होते हैं
सिरप वगैरह या कुछ मेडिसिन वगैरह भी नहीं है, लेकिन कुछ भी जो है ना इफेक्टिव नहीं है उनके लिए। तो ऐसा डॉक्टर साहब क्या किया जाए जिससे कि उनकी हंगर को इनहेंस किया जाए, मदर्स की जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? ऐसी क्या चीज हम दे सकते हैं एडिबल्स में? मेरा सवाल सिर्फ आपसे यह है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन चाहती हैं या बच्चे की भूख मिटाना चाहती हैं? बच्चे की भूख मिटाना चाहते हैं हम ना, तो फिर मतलब आप सुकून, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जी देखिए, जब तक लॉकडाउन नहीं था हमारे बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, जी पार्क में भी थे, गलियों में जी खेल रहे थे, भाग जी दौड़ जी कर रहे थे, और जितना वो ठीक खा रहे थे उसमें से वो उसको हजम कर रहे थे। ठीक आज बच्चा घर में कैद है, ना वो बाहर भाग सकता है, ना कोई, उसकी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। जब वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही तो जितनी खुराक वो पहले खा रहा था वो जी उसके लिए अब जरूरत से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप अपने गाड़ी के और मोटरसाइकिल के पेट्रोल के टैंक का खर्चा देख लें कि पहले उसमें कितना पेट्रोल डलता रहा है एक हफ्ते में, और आज आपको एक हफ्ते में कितना पेट्रोल डालना पड़ रहा है। इसी तरह बच्चे के भी पेट में जितना पेट्रोल की जरूरत है उतना ही डालें, उससे ज्यादा मत डालें। अगर आपका बच्चा सेहतमंद है, यकीन मानिए, मैं ये, मेरे पास बहुत मरीज आते हैं इस सवाल के साथ, मेरा एक जवाब है, आप यकीन मानिए, अगर आपका बच्चा सेहतमंद है और आपके घर में सूखी रोटी का टुकड़ा मौजूद है, आपका बच्चा भूखा नहीं सोता। तो आप वहम करना छोड़ दीजिए। जिस जात ने उसे बनाया है, उसे जिंदा रखा है, वो उसकी खुराक का बंदोबस्त करेगी, उसको भूख लगने का मौका दीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी माएं बच्चों के पीछे पीछे भागती रहती हैं, बच्चों को पता ही नहीं भूख होती क्या चीज है। तो आप सुकून कीजिए और बच्चे को बहुत प्यार करें, उससे बहुत बातें करें, उसके साथ बहुत खेलें, और खाने के टाइम पे उसे भूल जाएं। खाने के टाइम पे आप सुतीलापन दिखाएं, आप देखिएगा बच्चा खुद आपके पीछे आएगा, अम्मी भूख लगी है कुछ खाने को। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इशरत तबस्सुम का क्वेश्चन है। जी इशरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरी फैमिली में से मेरी भाभी अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आपने बाहर नहीं जाना, कोरोना वायरस है, तो इस तरह से आप लोग जाओगे तो आपको ये बीमारी लग जाएगी। और सेकंड डे वो डेली ये पूछता है कि मैंने आज स्कूल जाना है, स्कूल में छुट्टी है, तो उसकी वाला यही कहती है कि नहीं आज कोरोना है तो इस तरह आपने नहीं जाना। नो ही इज यूज्ड टू डू कि वो जब भी किसी से बात करता है, वो 5 ईयर का है, तो यही कहता है कि मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाना, शॉपिंग के लिए नहीं जाना, खेलने के लिए नहीं जाना, क्योंकि बाहर कोरोना वायरस है। तो मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है कि जब उसका स्कूल रीओपन होगा तो मदर इसके बिहेवियर में कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रही कि वो डेली उसको स्कूल से वो इस तरह फेडअप नहीं हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। जिस तरह मैंने ये अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खौफ कम करें। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने दिमागों पे, आप यकीन मानिए, आपकी जो जिनकी भाभी का जिक्र कर रही हैं वो खुद भी कोरोना से हद से ज्यादा डरी हुई होंगी। अपना खौफ कम कीजिए तो वो ट्रांसमिट बच्चों पे कम होगा। हमने जो टिप शीट्स में जो चीजें आई हैं वो उसमें यही चीज हमने बताने की कोशिश की है कि आपको अपना खौफ भी कम करना है, अपना डर भी कम करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपने खेल भी करने, और अपने को किसी पॉजिटिव काम में लगाइए। और इसी तरह बच्चे को भी आपने पॉजिटिव सी बातें करनी है, मुस्बत उसको जवाब दें। यस, इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि बाहर कोरोना है, इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि अगर वो बाहर जाएगा तो चांस ज्यादा है, मगर वो उसे सोशल डिस्टेंसिंग के अगर उसूल बताएं कि हमने एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाना है, हमने फासला रखना है, हमने मास्क पहन के बाहर निकलना है, अगर कोरोना है भी हम उससे बच सकते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये खौफ जाहिल हो सकता है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि खौफ जाहिल करें। मोइज कादिर का क्वेश्चन है। जी मोइज। मोइज आप अपना क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछे। मोइज आपको मेरी आवाज आ रही है?
चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मुश्ताक से। जी मुश्ताक। मुश्ताक आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये एक तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया बोलना है कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा यानी कि सेशन है, बड़ा प्रोडक्टिव है, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टन सिचुएशन बनी हुई है उसमें इस तरह के प्रोग्राम्स की जरूरत है। थैंक यू मुश्ताक। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आजकल जो सोसाइटी में ये अपना कोरोना के इवज देखने में आया है कि हमारे बच्चों की निस्बत जो हमारे बड़े हैं वो बड़े खौफ में मुब्तला है। यानी जब आपके घर में मौजूद बड़े अफराद, मसलन 5 अफराद बड़े हैं और 4-5 छोटे हैं, बड़े अफराद खौफ में मुब्तला होंगे तो वो किस तरह छोटे बच्चों को गाइड कर सकते हैं? पहला तो पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि ये तो हम जो सिटी एरियाज हैं या अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर तो हम ये सारा कुछ ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बट रूरल एरिया में इन चीजों को लॉन्च करना, जहां पे पेरेंट्स को भी बहुत कम यानी कि इस बारे में आगाही होती है और बच्चों को वो किस तरह समझाएंगे, तो इस हवाले से भी कोई मैकेनिज्म के हवाले से बताएं ताकि हम जो अपने अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया को भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगाही दे सके इस हवाले से। थैंक यू मुश्ताक। बड़ी अच्छी बात की आपने। पहली बात तो ये है कि बड़ों का जो खौफ है ना, हमारे टीवी के चैनल और हमारा सोशल मीडिया पे बहुत खौफनाक बातें हर वक्त आ रही हैं। इसके जायल करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका ये है, उसको आप पॉजिटिवली लीजिए। याद रखिए कि मुस्तनद साइट्स पे से ही आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी आपको कोई मालूमात लेनी हो तो कभी भी गूगल मत करें, कभी भी टीवी के एंकर की बात ना सुने, कभी भी व्हाट्सएप पे अपने दोस्त की बात ना सुने। आप जाएं WHO क्या कहता है, आप जाएं CDC क्या कहता है, आप जाएं आपकी हुकूमत क्या कहती है। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, इतने अच्छे पैम्फलेट्स, लीफलेट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस दफा शाया किए हैं कोरोना के हवाले से, उसकी हिफाजत के हवाले से, उसके हवाले से। उनको आप देखिए तो उसमें कहीं खौफ नहीं है, उसमें तरीके बताए गए हैं। खौफ हमेशा अनजाने का होता है, खौफ हमेशा उस चीज का होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। जिस तरह मैंने शुरू में अपनी गुफ्तगू में बताया था कि कोरोना हो भी जाए तो मरने, जिंदा रहने का चांस 99% से ज्यादा है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार और बहुत अच्छी बात शेयर करूं। परसों हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, जो बच्चों के डॉक्टरों की तंजीम का एक इसी तरह जूम पे इजलास हुआ था पूरे पाकिस्तान में, हर एक ने अपने अपने नंबर ऑफ केसेस शेयर किए थे। एक तो नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है बच्चों में, किसी ने भी 12-13, 3-4 अस्पतालों ने 10-12 केस ईच देखा है। टोटल नंबर बच्चों का केस भी 100 से ज्यादा नहीं बनता। दूसरी बात, बच्चों में तमाम के तमाम बच्चे जिनके पॉजिटिव थे, ये वो बच्चे थे कि जिनके रिश्तेदार बीमार थे और इनका टेस्ट किया गया था, या उनके रिश्तेदार बीमार थे और इन बच्चों को बुखार हुआ था तो टेस्ट किया था। इनमें से एक भी बच्चा फौत नहीं हुआ, एक भी बच्चा वेंटिलेटर पे नहीं गया, एक भी बच्चा इंटेंसिव केयर में नहीं गया। टोटल शायद एक बच्चा इंटेंसिव केयर में गया, लेकिन वो उसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और सब के सब सेहतमंद हो चुके हैं या सेहतमंद हो रहे हैं। यही बात एडल्ट पॉपुलेशन के लिए है। यंग एडल्ट पॉपुलेशन तकरीबन तमाम की तमाम बिल्कुल सेहतमंद हो जाती है। हाँ, मैं डरता हूं, क्यों नहीं आपको बाहर जाने देता, क्योंकि जब आप घर वापस आते हैं तो आपके घर में बुजुर्ग हैं 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर, उनके शदीद बीमार होने का चांस 15 से 20% है, उनमें फौतगी का चांस 8 से 15% है। हमने अपने आपको और अपने बच्चों को कोरोना से बचाना है उनके लिए, ठीक है। तो ये खौफ तो पहली बात के जायल करें बड़ों का। दूसरा सवाल आपका ये कि गांव में किस तरह होगा। गांव में मोबाइल आजकल फिर भी हर एक के पास है,
इंटरनेट गांव-गांव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जितनी भी आजकल ये जो अच्छी वेबसाइट्स हैं और जिस तरह और वो जो है वो मोबाइल पे अपलोड हो जाती हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमने ट्रांसलेट की है पहचानने ये CDC और WHO वाली, और उनके साथ ऑफिशियली मिलके की है। इसी तरह हम कोशिश करें, आप भी करें कोशिश, हम भी करें कि जो इंटरनेशनली अच्छी चीजें हमें मिलती हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट करें, ताकि वहां कुछ ना कोई तो लोग ऐसे पढ़े हुए हैं जो बाकियों को ये चीजें समझा सकते हैं। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वेबसाइट पे जाएं, covid19parenting.com। ये टिप शीट वहां पे मौजूद हैं, उर्दू में मौजूद हैं। उसको /उर्दू करेंगे तो उर्दू की आपको मिलेंगी। उर्दू वाली खोलिए, उनको पढ़िए, उनको इस्तेमाल करिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये गांव-गांव फायदेमंद है, ये हर एक के लिए फायदेमंद है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। मैं डॉक्टर रोजीना बात कर रही हूँ। नाइस सेशन। एक सवाल है मेरा डॉक्टर साहब कि जो वर्किंग वुमेन्स है, ये जो वर्किंग मदर हैं, उनके मोस्टली बच्चों में एक सिकनेस सी रहती है कि मम्मा मुझे टाइम नहीं देती। तो वो ये किस तरह से जो है ना हम सिकनेस को निकालें बच्चों के अंदर से, और किस तरह से टाइम शेड्यूल हम दें बच्चों को, किस तरह से ये मैनेज करें? ये सवाल सोशली बहुत मुश्किल सवाल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जेंडर रोल्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें उस काम करने वाली माँ को 8 घंटे दफ्तर में काम करना है, उसके बाद 8 घंटे उसको घर का काम भी करना है, जिसमें कि उसके मियाँ ने उसको चाय तक नहीं बना के देनी, और फिर उसके बाद उसने अपनी नींद में से वक्त काट के उसने अपने बच्चे के साथ गुजारना है। अनफॉर्चुनेटली वाकई मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, बहुत जगह माँ को टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसका तरीकाकार इसी तरह है कि माँ जब काम कर रही हो तो बच्चे को अपने साथ एंगेज करे। अगर बच्चे इस उम्र के हैं कि आपके साथ वो एंगेज हो सकते हैं तो उनको किचन में एंगेज करें, उनको सफाई में एंगेज करें, उनको बाकी कामों में एंगेज करें, और उस वक्त उनके साथ साथ बातें भी करते जाएं और अपना काम भी करते चले जाएं। क्योंकि ज़ाहिर है दफ्तर के दौरान तो आप उनको टाइम नहीं दे सकते, लेकिन घर के दौरान आप उनके साथ खेल भी सकते हैं, उनके साथ खेल खेल में सफाई भी कर सकते हैं आप उनके साथ खेल खेल में। और ये आप खुद खेल डिवाइस करते हैं, ये कोई बने बनाए खेल नहीं मिलते, आप खुद डिवाइस करते हैं। मसलन किचन में जाते हैं, आप कहते हैं कि चलो भाई आज ढूंढें कि डस्टर कहाँ है, आज ढूंढें कि प्लेट कौन सी बड़ी प्लेट है, कौन सी छोटी प्लेट है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें बना के आप बच्चों को इन्वॉल्व करें तो आपका और बच्चे का टाइम इकट्ठा गुजरना शुरू हो जाता है। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा, 1-on-1 टाइम, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक आपको वक्त निकालना होगा 20 मिनट्स कम से कम एक बच्चे के साथ अकेले, और उसमें उस बच्चे की बातें सुननी है। सो वो टाइम निकालने की कोशिश करें, वो इतना निकल आएगा। 20 मिनट हफ्ते में 1 या 2 दिन निकाला जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी सलाम करूंगा उन औरतों पे जो काम भी करती हैं और जो घरों के काम करती हैं और उस बैलेंस में अपने जात को नफी करती हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अपने लिए वक्त निकालना इंतहाई जरूरी है, कुछ ना कुछ वक्त निकाला करें। थैंक यू सो मच। जी महविश, मेरे ख्याल से हो गया ना सेशन का टाइम। अगर और सवाल हैं तो फिर देख लेते हैं, वरना हम क्लोज कर लेते हैं। जी महविश, कोई है सवाल किसी का? आपको मेरी आवाज आ रही है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल क्लियरली आ रही है। मेरे ख्याल है महविश प्रॉब्ली अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप डॉक्टर साहब से पूछें या रेज हैंड की ऑप्शन यूज करें। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। ओके मुश्ताक जी, आप अपना क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब। जी जी। हेलो।
जी अच्छा, थैंक यू थैंक यू। और डॉक्टर साहब एक इसमें यानी मैं अपना वो कॉम्प्लीमेंट ही पास करना चाहूंगा कि जैसे हमारा रिलीजियस वैल्यूज के हवाले से हम लोगों को यानी जो इस अनसर्टन सिचुएशन है उसमें हम उन्हें क्लीनलीनेस के बारे में बता सकते हैं। वो जैसे एब्ल्यूशन है, वुजू करें बार बार, तो उसके हवाले से उनकी सफाई सुथराई रह सकती है। तो ऐसी चीजें भी बड़ी यानी हमारी जो सोसाइटी जो रिलीजियस एक बैकग्राउंड रखती है तो उसमें बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आपकी कंक्रीट ओपिनियन क्या होगी? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा दीन इस्लाम जो है वो हमें ईमान सिखाता है, और जिस तरह मैंने कहा हमें ईमान की दौलत अपने उससे फायदा उठाना चाहिए। सफाई अनफॉर्चुनेटली हमारे दीन का हिस्सा है लेकिन हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं है। हम जिद्दी लोग हैं, हम मस्जिद में जब तक कदम से कदम मिला के खड़े नहीं होते हम नफली इबादत भी नहीं करना चाहते। मैं दीन को इसलिए बीच में नहीं लाना चाहूंगा क्योंकि वबाएं इंतहाई दीन में भी हुई हैं। वबाओं ने और मुश्किलात ने कुरान और सुन्नत और सजदा करने वालों के भी सर कटे हैं। ये नहीं हम कह सकते कि अगर हम अपने दीन पे अमल करें 100% तो हम बीमारी से, वबा से बच जाएंगे। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें अपने दीन पर अमल करना है, अपने लिए, अपने ईमान की ताकत के लिए, और उम्मीद करेंगे और उसके बाद हम खुदा से, और हम जो हमारे अतिब्बा डॉक्टर हजरात उनकी जो राय है उस पे हम अमल करेंगे। जो हमारी हुकूमत वक्त की जो उस पे है, जो वो कह रही है, उन अहकामात पे अमल करेंगे और अपने दीन पे अमल करेंगे, और उसके बाद अल्लाह ताला से अच्छे की दुआ करेंगे और अच्छे की उम्मीद रखेंगे। सो ये हुस्न खल्क रखना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये कह देना कि क्योंकि मैं बार बार कुल्लियां करता हूं, क्योंकि मैं बार बार वुजू में हाथ धोता हूं इसलिए मैं बीमार नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।